तो मई महीने की शुरुआत होने से अभी कुछ ही दिन बचे हैं और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मई के ही बारे में। मिथुन लगन का अगर आपका चार्ट बन रहा हो तो वास्तव में आपके लिए मई का महीना किस प्रकार से रहने वाला है, ये आपका मिथुन लगन का कुछ इस तरीके का चार्ट बनेगा जब भी आप गोचर को अप्लाई करेंगे। यहाँ जो आपको गोचरीय स्थितियां दिख रही हैं चार्ट में, हो सकता है उनमें से कुछ बदलाव भी हो मंथ के मध्य में, लेकिन ज्यादातर केस में आपको कुछ इसी तरीके का अपना चार्ट बनता हुआ दिखेगा। तो लगन कुंडली की हम यहाँ बात कर रहे हैं और लगन कुंडली के हिसाब से ही ये प्लेसमेंट भी आपको नजर आ रही है। सबसे पहले यहाँ हम मई की जो गोचरीय स्थिति है उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद देखेंगे कि वास्तव में ये जो प्लेनेट है वो आपको क्या क्या प्रभाव दे सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोचरीय स्थितियों में सूर्य की, तो सूर्य 15 मई तक मेष राशि में गोचर करेंगे। इसके बाद इनका गोचर वृषभ में होगा। बुध का अगर गोचर देखा जाए तो 7 मई से ये मेष राशि में प्रवेश करेंगे और उसके बाद 23 मई से ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का गोचर मीन राशि में होगा और बाद में ये 31 मई से मेष में प्रवेश करेंगे। मंगल का गोचर होगा कर्क राशि में। बृहस्पति 14 मई से मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अब वो उसके बाद मिथुन राशि में ही गोचर करेंगे। शनि का गोचर अभी मीन राशि में है और शनि हाल ही में मीन राशि में प्रवेश किए हैं। चंद्रमा का गोचर होगा इस मंथ के स्टार्टिंग में मिथुन राशि में। साथ ही राहु और केतु दोनों ही इस मंथ में अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जहां राहु का गोचर कुंभ राशि में होगा, वहीं केतु का गोचर होगा सिंह राशि में। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस मंथ में भी राहु केतु का राशि परिवर्तन है और जुपिटर का राशि परिवर्तन है। ये आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। सबसे पहले यहाँ हम लग्नेश के बारे में चर्चा करेंगे। लग्नेश आपके बुध हैं और लग्नेश आपके फोर्थ लॉर्ड भी हैं। आपके बुध की अगर स्थिति को देखा जाए तो इनकी स्थिति बनेगी लगभग आपके मेष राशि में। मेष राशि में बनने के बाद कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है वो मंथ के एंड तक बदलेगी भी, लेकिन यहाँ ये सूर्य के साथ भी रहने वाले और ऐसे में आपके आर्थिक मामलों के लिए बुध की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जहां पर एक तरफ ये फोर्थ लॉर्ड भी हैं, तो कहीं ना कहीं आप भौतिक सुख साधनों के मामले में भी यहाँ कुछ अच्छे डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। साथ में सूर्य बुध का युति आपके 11th हाउस में है, तो धन को लेकर कुछ अच्छे फैसले आप लेंगे। साथ ही साथ यहाँ गुरु का भी आपको सपोर्ट मिलेगा इस मंथ में। तो अगर देखा जाए तो यहाँ वास्तव में अब कोई भी ग्रह जो आपके 11th हाउस में स्थित है उस ग्रह को देखिए। अगर वो सूर्य या बुध का मित्र ग्रह आपके चार्ट में यहाँ बैठा है तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। साथ ही साथ यहाँ बुध के होने से आपकी कुछ पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, जो खुद से हो सकती हैं या अदर किसी पर्सन से हो सकती हैं। वो एक्सपेक्टेशन भी आप पूरा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ आप अपने इंटेलिजेंस का या अपने जो भी टैलेंट है उसका अच्छे से यूज करेंगे। यहाँ पे फिर बुध का दृष्टि आ जाता है पंचम पे। पंचम पे जब बुध का दृष्टि आएगा तो ये सोचने समझने के लिए और क्विकली डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा है। और क्योंकि बुध लगन के स्वामी है तो आपके लग्नेश खुद बुद्धि है, इसलिए आप वैसे भी काफी टैलेंटेड है। तो ये मंथ में कोई बहुत बड़ा आपको फैसला करना है अपने लिए, चाहे अपनी संतान से रिलेटेड या अपने आर्थिक स्थिति से रिलेटेड, वो आप अच्छे से कर सकें। साथ ही नए इनकम के कुछ साधन खोजने के लिए भी बुध की स्थिति काफी अच्छी रहेगी। उसके बाद यहाँ बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके 12th हाउस में चले जाएंगे। हालांकि ये स्थिति 23 मई से बनेगी, तो 23 मई के बाद ही यहाँ जो बुध का प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा 12th हाउस में आने के बाद। ऐसा बुध आपको सपोर्ट करेगा आपके कार्यस्थल की जो भी कंडीशंस बन रही हैं। कार्यस्थल में कोई बदलाव आपको करना है या आपको आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, लोन वगैरह लेने को लेकर कुछ सोचना है। साथ ही साथ कोई आपको हेल्थ वगैरह के लिए या कोई भी बहुत बड़ा खर्चा करना है खुद के लिए या घरेलू कार्यों के लिए, क्योंकि यहाँ बुध जो है वो फोर्थ लॉर्ड भी है, तो घर के लिए कुछ मेजर खर्चे से रिलेटेड आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन में यहाँ जो बुध आएंगे वृद्धि करेंगे। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा के बारे में बात कर लेते हैं। चंद्रमा मंथ के स्टार्टिंग में आपको लगन में ही देखने को मिलेंगे। लगन का चंद्रमा रहेगा तो ये आपकी अर्निंग्स के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि चंद्रमा सेकंड लॉर्ड है। आपकी इमेजिनेशन के लिए अच्छा होगा, क्रिएटिविटी के लिए अच्छा होगा। अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आपको अच्छा नेम फेम मिलेगा और दूसरों से सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा का दृष्टि फिर सप्तम पे आ जाता है। सप्तम पे दृष्टि होने से यहाँ दूसरों के साथ आपके रिश्ते जो होंगे काफी बेहतर होंगे। दूसरों के साथ डील करना आसान होगा और आपके व्यवहार को लेकर ज्यादातर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। इसके साथ साथ नया कुछ आप अपनी फैमिली के लिए प्लानिंग करेंगे, चाहे तो वो प्लानिंग आपकी धन को लेके है, संपत्ति को लेके है या किसी भी अपने पर्टिकुलर रिश्ते को लेके। साथ ही साथ आप काफी क्रिएटिव नजर आएंगे और आप में वाणी का टैलेंट जो होगा वो भी प्रभावी होगा। उसके बाद चंद्रमा यहाँ से प्रवेश करेंगे सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में चंद्रमा जाएंगे तो ये आर्थिक रूप से कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने को दिखाता है। आपकी आर्थिक स्थिति में कुछ बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इवन चंद्रमा की दृष्टि जब आपके अष्टम पर पड़ेगी तो अष्टम भाव से भी आपको फायदा होने के चांसेस है।
उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस में चंद्रमा आएंगे तो ये थोड़ा एंग्जाइटी और डिप्रेशन का समय रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी केतु के साथ यहाँ चंद्रमा रहेंगे, पर ये स्थिति लगभग 1-2 दिन के लिए ही बनेगी। उसके बाद चंद्रमा जब आपके फोर्थ हाउस में ट्रांजिट करेंगे, ये वो समय होगा जब आप अपनी प्रॉपर्टी या अपने घर से संबंधित कुछ मेजर डिसीजन लेने वाले होंगे। इसका असर कहीं ना कहीं आपको कैरियर पर भी देखने को मिलेगा। वास्तव में आपके घरेलू जीवन को लेकर और कैरियर को लेकर जो प्लानिंग होगी वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा मैटर करेगी। उसके बाद हम देखते हैं सूर्य की स्थिति को। सूर्य लगभग 15 मई तक मेष राशि में देखने को मिलेंगे, और जो यहाँ बुध की स्थिति बन रही है लगभग 23 मई तक बन रही है। तो यहाँ पे 15 मई तक ही सूर्य और बुध का साथ रहेगा अगर देखा जाए। तो यहाँ पे जो स्थिति है वास्तव में मेष राशि में जो बुध का गोचर है 7 मई से क्योंकि स्टार्ट होना है, इसलिए लगभग कुछ अगर देखा जाए 8 दिन तक ही ये स्थिति बनेगी सूर्य और बुध की दोनों की। तो ऐसे में सूर्य का यहाँ होना, सूर्य क्योंकि थर्ड लॉर्ड है, थर्ड लॉर्ड होकर जब सूर्य इस तरीके से बैठे तो पब्लिकली कोई भी प्रकार से आपके लिए डील करना आसान होगा। आपका नेम फेम अच्छा होगा, आपके नेटवर्क में कुछ बहुत प्रभावशाली लोग जुड़ेंगे, साथ ही साथ आपका जो व्यवहार है दूसरों के साथ वो भी काफी मैटर करेगा। तो ऐसे में यहाँ सूर्य आपकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ आपका रेपुटेशन और आपके मान सम्मान को भी काफी प्रभावित करने वाले। सूर्य का दृष्टि रहेगा आपके पंचम भाव पर। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगा तो आप पंचम भाव से जुड़े कार्यों के लिए काफी सीरियस नजर आएंगे, क्योंकि आपके लग्नेश भी वहीं बैठे और वो भी यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं। तो पंचम भाव से जुड़े कार्यों के लिए एक बहुत ही बेटर स्थिति सामने आ सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें सूर्य यहाँ से फिर आगे बढ़ जाएंगे और सूर्य का ये गोचर होगा 15 मई के बाद। 15 मई के बाद जब सूर्य 12th हाउस में चले जाएंगे तब उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जो या तो फॉरेन में ही सेटल्ड है या फिर फॉरेन टूर करना चाहते हैं, या जिनका 12th हाउस से रिलेटेड कोई काम है, जो आध्यात्मिक रूप से कोई काम कर रहे हैं या कोई क्रिएटिविटी से जुड़े, क्योंकि ये शुक्र का घर है और अगर शुक्र का प्रभाव है आपके 12th हाउस में तो आपकी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आप अपने आप को वास्तव में यहाँ एक्सप्लोर कर सकेंगे। हालांकि आप यहाँ बैठे हुए ग्रह को जरूर देख लें अपने चार्ट में। यहाँ पे सूर्य कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के लिए उतने अच्छे नहीं है, फादर के साथ भी और अपने जीवन साथी के साथ भी, तो ये सब आपको मैनेज करना होगा। बट यहाँ सूर्य दृष्टि डालेंगे फिर 6th हाउस पे, 6th हाउस पे सूर्य दृष्टि डालें तो ये आपके प्रोफेशन वाइज कैरियर वाइज बहुत बेटर स्थिति होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में देखते हैं। शुक्र पंचमेश और 12th लॉर्ड है। शुक्र का गोचर मेन राशि में ही होगा और 31 मई के बाद ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो शुक्र का आपके 10th हाउस में आना कहीं ना कहीं आपके लिए नेम फेम के हिसाब से अच्छा रहेगा, क्रिएटिविटी के हिसाब से अच्छा रहेगा, और आपके डोमेस्टिक मामलों के लिए भी शुक्र की स्थिति यहाँ काफी बेटर होगी, क्योंकि वो अपने यहाँ नीच के घर पर दृष्टि डालेंगे। और भौतिक सुख साधनों के मामले में आप अगर कोई फैसला लेना चाहते हैं अपनी फैमिली से रिलेटेड तो वो आप ले सकेंगे। शुक्र यहाँ क्योंकि 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड होने के केस में थोड़ा सा मैरिड लाइफ को लेके यहाँ थोड़ी चिंताएं रह सकती हैं। हालांकि बाद में गुरु का गोचर लगन में होगा तो यहाँ थोड़ा बैलेंस बनेगा। बट शुक्र 10th हाउस में है तो आपका शुक्र से रिलेटेड अगर कोई प्रोफेशन है, शुक्र से रिलेटेड आपका कोई भी बिजनेस वगैरह भी अगर है तो उसमें आपको प्रगति जरूर देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ क्योंकि आपके पंचमेश है शुक्र, तो आपकी क्रिएटिविटी का जितना इस्तेमाल आप अपने कैरियर के लिए कर सकें, अपनी जो भी आपकी क्षमता है, नेचुरल टैलेंट जो भी आपका है, तो यहाँ पे और भी बेटर होगा। फिर यहाँ से शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 11th हाउस में चले जाएंगे। शुक्र का ये जो ट्रांजिट होगा वो लगभग 31 मई से होगा, तो ये मंथ एंड में ही होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं, मंगल की स्थिति को देखते हैं। मंगल यहाँ पे आपके छठे घर के स्वामी और 11वें घर के स्वामी। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस में थोड़ा वाणी पर ये प्रभाव डालेंगे, यहाँ थोड़ा एग्रेशन ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ मंगल नीच के हो चुके हैं। तो अपनी फैमिली रिलेटेड रिश्तों को लेके और अपनी आर्थिक स्थिति को लेके कोई भी जल्दबाजी ना करें, साथ ही साथ कोई भी ऐसा फैसला ना ले जिससे आपको नुकसान हो सकता हो, कोई भी ऐसे रिस्क ना ले। यहाँ मंगल कहीं ना कहीं आपकी सोचने समझने की क्षमता और आपके काम करने की क्षमता को बहुत ज्यादा प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि उनका दृष्टि यहाँ पड़ रहा है। और साथ में मंगल का दृष्टि पड़ रहा है अष्टम भाव पे भी, अष्टम भाव पे पड़ रहा है तो ये अष्टम भाव को एक्सप्लोर करने के लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ मैरिड लाइफ को लेके थोड़ी सी यहाँ नुकसान वाली स्थिति बन सकती है, जहाँ पर आपके मैरिड लाइफ अगर आप अभी जी रहे हैं, अगर आप मैरिड है तो हो सकता है आपके पार्टनर की फैमिली के साथ आपके कुछ अनबन रह सकते हैं। फिर मंगल का दृष्टि रहेगा नवम पे, नवम पे मंगल का दृष्टि आपके लिए अच्छा रहेगा फैमिली के साथ। अगर आपको कोई टूर वगैरह करना हो, आपको इवन विदेश यात्रा के लिए जाना हो या कोई लंबी दूरी की यात्रा के लिए जाना हो, तो मंगल यहाँ आपको सपोर्ट करेगा।
उसके बाद देखते हैं गुरु के गोचर को। गुरु का गोचर काफी इंटरेस्टिंग है। गुरु आपके सप्तमेश और 10th लॉर्ड होकर लगन में ही गोचर करेंगे इस मंथ में। तो यहाँ इनका जो गोचरीय स्थिति बन रहा है वो 14 मई से बन रहा है। 14 मई तक की जो स्थिति है उसमें आपके थोड़े खर्चे ज्यादा रहेंगे। फिर गुरु लगन में आ जाएंगे तो आपका इंटेलिजेंस बढ़ेगा, आपकी योग्यता बढ़ेगी, आपके लिए डिसीजन लेना आसान होगा। इवन आपके लिए कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ से रिलेटेड फैसला लेना भी काफी आसान होगा। ऐसे में गुरु लगन में होंगे तो आप बहुत अच्छे से सोच सकेंगे, समझ सकेंगे और अच्छे फैसले ले सकेंगे। यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन के लिए कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी संतान के लिए कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। और अगर आपका मैरिड लाइफ में या संतान को लेके कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो उस प्रॉब्लम को आप यहाँ दूर कर सकते हैं। गुरु यहाँ 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होने के केस में अब कैरियर से रिलेटेड जो स्थितियां होंगी उनके लिए आपके लिए सोचना, समझना और निर्णय लेना आसान होगा। अगर हम गुरु की दृष्टियों के हिसाब से भी सोचेंगे तो यहाँ इनका एस्पेक्ट सबसे पहले पंचम भाव पे आएगा। पंचम भाव पे आएगा तो ये संतान से रिलेटेड निर्णय लेने के लिए, कोई भी प्रकार का आपका फैसला हो, आर्थिक रूप से फैसला हो, आपकी एजुकेशन को लेके फैसला हो, आपके टैलेंट को लेकर कुछ आपको नया करना है, कुछ क्रिएटिव करना है, तो गुरु एक राह आपको यहाँ दिखा रहे हैं। गुरु काफी पॉजिटिव आपको बनाएंगे। साथ ही साथ इनकी दृष्टि सप्तम पे आएगी। सप्तम पे आएगी तो अब क्योंकि यहाँ 10th लॉर्ड है, 10th लॉर्ड होने के केस में इस बात की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है कि कैरियर में आप बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे। साथ ही कैरियर की वजह से और आपका कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की वजह से रेपुटेशन बढ़ेगा, दूसरों के साथ आपका वार्तालाप होगा या दूसरों के साथ आपको डील करना आसान रहेगा। वास्तव में यहाँ गुरु आपको हर प्रकार से परिपूर्ण बनाएंगे। साथ ही आपका मैरिड लाइफ में अगर पहले से कोई इश्यू चल रहा है तो उस इश्यू को दूर आप कर सकते हैं इस मंथ में। उसके बाद गुरु का एस्पेक्ट आ जाता है आपके नवम पे। नवम पे अब वो राहु को कंट्रोल करेंगे यहाँ पर, और राहु भी आपके काफी ज्यादा अच्छी स्थिति में आ जाएंगे इस मंथ में। तो यहाँ राहु का आपको जरूर फायदा मिलेगा। साथ ही साथ गुरु का दृष्टि राहु पर है तो आपके हायर एजुकेशन के लिए अच्छा होगा। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा आप डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो उसके बाद हम शनि को देखते हैं। शनि यहाँ आपके 8th लॉर्ड है और 9th लॉर्ड है, और वो आ रहे हैं आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे यहाँ पर आपको काफी फायदा हो सकता है शनि के आने से। वैसे यहाँ शुक्र उच्च की स्थिति में है इस मंथ में, तो शनि के यहाँ आने से थोड़ी काम के प्रति आपकी जो जवाबदेही है वो बढ़ेगी, थोड़ा सा आपका फोकस बढ़ेगा काम पे। तो ये प्रोफेशन वाइज काफी अच्छा है। अगर आपका अष्टम भाव से रिलेटेड कोई काम है, नवम भाव से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन आपका है, उसमें आपको शनि काफी सपोर्ट करेंगे। यहाँ शनि का दृष्टि फिर आपके 12th हाउस पे रहेगा जो आपको फॉरेन की तरफ आगे बढ़ा सकता है। इवन कोई भी अपना पर्सनल काम के लिए भी आप फॉरेन टूर कर सकते हैं। यहाँ पे शनि की स्थिति है तो वास्तव में कभी कभी बॉस के साथ या अपने कलीग्स के साथ उतनी अच्छी स्थिति देखने को नहीं मिलती, और कैरियर में थोड़ी मेहनत आपको शनि बढ़ा देंगे। शनि का एस्पेक्ट फिर आएगा आपके 4th हाउस पे जहां वो शुक्र के साथ भी रहेंगे और यहाँ एस्पेक्ट डालेंगे। तो यहाँ क्योंकि दोनों ही आपस में मित्र ग्रह है, मित्र ग्रह होने के साथ साथ अब क्योंकि गुरु भी काफी अच्छी स्थिति में आ जाएंगे लगन में ही, तो इसलिए ये नेम फेम बढ़ाने के लिए अच्छा है। डोमेस्टिक मामलों में डिसीजन लेने के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ शनि का दृष्टि जो आएगा आपके सप्तम पर भी आएगा। सप्तम पर दृष्टि होने से कहीं ना कहीं ये पार्टनर के साथ थोड़े बहुत मतभेद दे सकता है। हालांकि गुरु के लगन में आने के बाद आप इन सबको बैलेंस कर सकते हैं। तो पब्लिकली डील करना या किसी भी तरीके का ऐसा काम करना सर्विस रिलेटेड जहां पर आप लोगों की सेवा कर रहे हैं या लोगों को किसी भी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, उन मामलों में ये मंथ बहुत बेटर होगा। तो मेनली अगर देखा जाए आर्थिक रूप से, आपकी मैरिड लाइफ, आपके अदर लोगों से रिलेशनशिप और आपके करियर के हिसाब से ये मंथ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाला है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे राहु और केतु को, तो राहु अब आ गए हैं नवम घर में। नवम घर में राहु आ गए तो ये लक के लिए बहुत अच्छा होगा। साथ साथ यहाँ राहु के होने से आपके हायर एजुकेशन के लिए आपको लंबा टूर करना है, कोई लंबी यात्रा करनी है, इवन आपको विदेश जाना है, आपको कोई धार्मिक यात्रा करनी है, तो राहु यहाँ आपको सपोर्ट कर रहे हैं। राहु लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ आपको इंटेलिजेंस अच्छा देंगे। लेकिन क्योंकि केतु आपके 3rd हाउस में आ गए इसलिए वो आपकी मेहनत को थोड़ा जरूर बढ़ा देंगे। राहु का दृष्टि जो लगन पर है उसकी वजह से आपके लिए बहुत ही क्विकली डिसीजन लेना आसान होगा, कुछ भी सोचना समझना आसान होगा, साथ साथ में तेजी से काम करना भी आसान होगा। लेकिन यहाँ राहु की दृष्टि है तो खुद से आपकी एक्सपेक्टेशन भी उतनी ही हाई रहेंगी। और इस मंथ में वैसे देखा जाए तो बुध का गोचर भी 11th में, तो ये आपकी एक्सपेक्टेशन को और भी ज्यादा बढ़ाएगा। तो ये आपकी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। फिर यहाँ राहु का दृष्टि आ जाता है 3rd हाउस पे। 3rd हाउस पे राहु का दृष्टि आपको सपोर्ट करेगा, आपको हार्डवर्क करने के लिए, कोई भी प्रकार का रिस्क उठाने के लिए। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई फायरी प्लेनेट बैठा है 3rd हाउस में तो अपने भाई बहनों, अपने रिलेटिव्स के साथ रिश्तों को लेके ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं होगी। उसके बाद राहु का दृष्टि आएगा पंचम पे। पंचम पे राहु का दृष्टि आपको काफी इंटेलिजेंस देगा, सोचने समझने की अच्छी क्षमता देगा, काफी अच्छी क्रिएटिविटी देगा। साथ ही साथ आपको लॉटरी या सट्टा की तरफ यहाँ राहु आकर्षित कर सकता है।
तो ये कुछ प्रभाव रहेंगे और आपको इसी तरीके से देखना होगा। अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार ज़रूर करना चाहिए, जो गोचरीय स्थितियाँ बन रही हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको महादशा कौन-सी चल रही है। इसके बाद हम देख लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से आपके लिए खराब दिन है इस मंथ में। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें तो 3 से 7 तारीख तक, फिर 10 से 12, 15 से 17 और 30 और 31। ये दिन इस मंथ में आपके लिए बहुत बेटर निकल के आ रहे हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो नहीं बन पा रहा, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है या बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है, तो आप उन कार्यों को इन दिनों में प्लान ज़रूर करें। इसके बाद देख लेते हैं कौन-कौन से खराब दिन हैं जहाँ आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस आ सकता है। सबसे पहले चंद्रमा का गोचर जब स्कॉर्पियो में होगा तो 13 और 14 को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान आपके लिए काम करना आसान नहीं होगा, कहीं न कहीं काम का स्ट्रेस ज़्यादा होगा, एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा होगी या आपके ऊपर कहीं न कहीं दबाव भी बहुत ज़्यादा होगा। 13 और 14 को काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहने वाले हैं आप लोग, साथ ही सेहत को लेके थोड़ा-सा सावधानी बरतें। चंद्रमा का गोचर जब कैप्रिकॉर्न में होगा 18 और 19 को ये स्थिति बनेगी, ये भी कहीं न कहीं आपको थोड़ी-सी मन में अनसर्टेनिटी देगा। 18 और 19 को कोई भी गहराई से सोचने का विषय हो, वहाँ पे आप अच्छा करेंगे। लेकिन ये आर्थिक रूप से कुछ बहुत बड़े बदलाव ये 2 दिन ला सकते हैं। यहाँ पे आप अगर लालच करेंगे, पैसे का लालच करेंगे या किसी भी रिश्ते में कोई लालच करेंगे तो आपको नुकसान होगा। साथ ही साथ मन में थोड़ी अनसर्टेनिटी रहेगी। चंद्रमा का गोचर जब आपके 12th हाउस में होगा तो ये आपकी क्रिएटिविटी या इमेजिनेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा यहाँ उच्च की स्थिति में होंगे, पर वास्तव में आपके लिए ये खर्चों के दिन होंगे और कोई भी बड़ा फैसला अगर आपको लेना है, आपकी फैमिली से रिलेटेड या अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई, तो यहाँ आपको थोड़ा-सा नुकसान होने की संभावना बनेगी 26 और 27 तारीख को। तो ये कुछ आपके लिए खराब दिन है। इसके बाद देखिए अब हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।